ये जीडीपी के 1 रुपया में 65 पैसे का काम करने वाले लोग हैं। यहाँ कल्याण से चलकर आए मजदूर बैठे हैं। एयरलाइंस भी चालू हो रही है। क्या विदेशियों को तत्काल लाना जरूरी था? बिना किसी भी नोटिस के ये लॉकडाउन थोपा गया तो एक फेज से दूसरे फेज एक हाथ किसान तो ऐसा निकला कि जिसने कहा कि आप चले जाओ, नहीं तो मैं कुएं में ही जहर डालूंगा, आप यहीं मर जाओगे। एक हाथ किसान ऐसा भी निकला जिसने मजदूरों को कम से कम खर्चे में छोड़ा। कहाँ जाएगा इस देश का मजदूर जिसकी संख्या 95% है, जो असंगठित माना जाता है, वो कल हम संगठित करके खड़े कर सकते हैं। जैसे गन्ना मजदूरों को खड़ा किया और 33 करोड़ रुपया गुजरात में दिलवाया। लेकिन हम लोग क्यों बैठे उपवास पर? बहुत लोग सवाल करते हैं कि आपने ये उपवास के काम क्यों शुरू किया? क्या ये शासन के लिए अभी जब कठिन परिस्थिति में बोझ डालना नहीं हो रहा है? नहीं, हमने शासन पर कोई बोझ नहीं डाला। हमारे साथ न एक पुलिस अधिकारी है, न कोई राजस्व के अधिकारी है। हम लोगों ने बहुत दिनों तक बहुत कोशिशें की और उसमें कुछ सफलता भी पाई, क्योंकि हमने राहत का कार्य किया। नर्मदा के किनारे के सभी जिलों के आदिवासियों के लिए पहाड़ में जाकर और गांव-गांव के गरीबों के लिए, सेंचुरी मिल के ठेका मजदूरों के लिए, या मुंबई के बस्ती बस्ती में पहुंचाया, जिसमें उत्तर प्रदेश से मुंबई में कार्य करते आए लोग भी थे। परिवारों को देना, हम विदेशी फंडिंग वाली संस्था नहीं होते हुए अपील करके राहत दे दी। लेकिन आज हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन का असर हो रहा है, वो कोरोना के असर से कई गुना ज़्यादा है। आज हमारे यहाँ कल्याण से चलकर आए मजदूर बैठे हैं और इन मजदूरों को पैदल बहुत सारा क्षेत्र चल के आना पड़ा है। ये मुंबई में, महाराष्ट्र में अपने योगदान देने वाले लोग हैं, जो कल्याण में हैं, जो ठाणे में है, जो उल्लासनगर में है, नासिक में है, पनवेल में है, कहाँ नहीं है। बॉम्बे सेंट्रल से लोग चल के आए, मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र पार करके, मध्य प्रदेश के जिले पार करके, करीबन 700-800 किलोमीटर तो केवल मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ये 1700 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर तक पैदल चलने की बात क्या देश को शोभा देती है? क्या स्थलांतरित मजदूर जो अपना योगदान देते हैं, उनके प्रति देश की और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या इनका संवैधानिक अधिकार नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था में इनका हिस्सा नहीं है? ये जीडीपी के 1 रुपया में 65 पैसे का काम करने वाले लोग हैं। और यहाँ क्या हो रहा है? पहले कोटा से विद्यार्थियों को लेने के लिए बसेस गई, समझ सकते हैं। उनके माता पिता धनिक हैं, कुछ सुस्थिति में है, पढ़े लिखे हैं, उनका दबाव आया होगा। लेकिन अभी 68 एयरलाइंस भी चालू हो रही है। क्या विदेशियों को तत्काल लाना जरूरी था? जिनके बैंक में बैलेंस नहीं है, जिनको खाना कुछ ठेकेदारों ने खिलाया तो वेतन काट लिया, लॉकडाउन के चलते हुए भी वेतन नहीं दिया, श्रमायुक्त कार्यालय के आदेश का पालन नहीं हुआ, ऐसे लोगों के लिए मुफ्त व्यवस्था करनी चाहिए थी कि प्रदेश में रहकर डॉलर्स या अन्य माध्यमों से कमाने वाले, उनको करनी चाहिए थी। और अगर बिना किसी भी नोटिस के ये लॉकडाउन थोपा गया तो एक फेज से दूसरे फेज, दूसरे के तीसरे फेज, बीच में कोई सहूलियत नहीं दी गई। पता चलने के बाद कि मजदूर अब उनके माता पिता, उनके बाल बच्चे के लिए भी और यहाँ भूखे रहने के कारण चल पड़े हैं, उसके बाद भी करीबन 50 दिनों का समय गुजर गया है। साथियों, आप सब जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि आपने अपनी तरफ से जो करना है वो किया होगा, पर मेरे ख्याल से इस मुद्दे पर जितनी चर्चा चली उतना हस्तक्षेप नहीं, न सरकारों से
न सामाजिक कार्यकर्ताओं से। सरकारों ने क्या किया हमने देखा, 3-4 राज्यों का नज़दीक से देखा और बाकी राज्यों की पूरी खबर हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के कार्यकर्ताओं ने हमें दे दी। गुजरात में जो गए थे आदिवासी साथी, नंदुरबार और बड़वानी, अलीराजपुर जैसे मध्य प्रदेश के जिले के, उन लोगों को लाने में 1 महीना बिता दिया करीब। उनको लाने के लिए जंग छेड़ी। एक हाथ किसान तो ऐसा निकला कि जिसने कहा कि आप चले जाओ, नहीं तो मैं कुएं में जहर डालूंगा, आप यहीं मर जाओगे। एक हाथ किसान ऐसा भी निकला जिसने मजदूरों को कम से कम खर्चे में छोड़ा, लेकिन मुफ्त व्यवस्था नहीं हुई, गुजरात सरकार से भी नहीं हुई। और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर आने के बाद मध्य प्रदेश ने भी मुफ्त वाहन व्यवस्था करने के दावे बहुत किए, लेकिन मुफ्त व्यवस्था नहीं हुई। जितनी भी कमाई हुई थी वो करीबन इसी में खर्च हो। कौन है प्रवासी मजदूरों में? अधिकांश दलित, आदिवासी और भूमिहीन, और उनको इस प्रकार से लूटा गया है। अलग अलग प्रकार से लूट हो गई है। उनको गाड़ियों में बिठाना नहीं कर रहे थे, जबकि उन्होंने जो उत्पादन किया, कोई बैटरी फैक्ट्री में, कोई आपके एसी के एयर कंडीशन की मशीन बनाने में काम करते थे। अपने शरीर का कपड़ा किसी ने बनाया होगा तो उसका रंग किसी ने दिया होगा। अपनी बिल्डिंगों में इन्होंने काम किया, बिल्डर्स ने नहीं। और उन्होंने बनाया हुआ माल जिन ट्रकों में जाता रहा, वो 1 मिनट में 1 गाड़ी गुजर गई। चौबे जी, हम लोगों ने 24 घंटे यहाँ बैठकर उपवास किया मैंने बॉर्डर पर पहले, उसका भी प्रतिशत नहीं के बराबर था। गाड़ियों में बिठाना नहीं चाह रहे थे, कोरोना का डर, भयाकांत, मेडिकल हिलना नहीं, मेडिकल टेस्ट नहीं हो रही थी, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। जिन ट्रकों में बिठाना चालू किया उन ट्रकों का नंबर नहीं लिया जा रहा था, पुलिस का हस्तक्षेप होता। और अगर लिखित में एक प्रकार से नोटिस दी जाती कि आप अगर झांसी तक जा रहे हैं तो झांसी में छोड़ना पड़ेगा, भोपाल जा रहे तो भोपाल, और जबलपुर जा रहे तो जबलपुर या इंदौर के बाहर के बाईपास तक, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इसीलिए ट्रक ड्राइवर्स ने कहीं उनसे पूरे पैसे लेकर बीच में छोड़ दिया। ये कौन सा सरकारी जिम्मेदारी का हस्तक्षेप? हम लोगों ने देखा कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हमने चाहा कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी में तो हम समन्वय बना दें। यूपी के उच्चतम अधिकारी, मध्य प्रदेश के उच्चतम अधिकारी, महाराष्ट्र के उच्चतम अधिकारी और मंत्री, मुख्यमंत्री तक एक नहीं हमने पत्र भेजे। ऐसा होना अपेक्षित नहीं था उद्धव ठाकरे जी से भी कि एक भी पत्र का जवाब नहीं दे। हम राजनीति में नहीं है दलीय, लेकिन हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की नई सरकार संवेदनशील है, संवादनशील, और उन्होंने कई सारे अच्छे सुझाव पहले से ही किए थे रेलवे चालू करने के, लेकिन सरकारों ने उनको प्रतिसाद नहीं दिया। लेकिन ये दबाव की बात है। आखिर संगठनों के, आंदोलनों के दबाव को लॉकडाउन में लॉकडाउन कर दिया। सवाल लॉकडाउन हुए, कोर्ट लॉकडाउन, तो हम कहाँ जाए? महाराष्ट्र के हो या मध्य प्रदेश के हो या गुजरात के हो, कई सारे नोडल अधिकारी, जिलाधिकारी, कंट्रोल रूम्स, नंबर के नंबर आ गए, एक भी नंबर पर कोई उठाता नहीं, 104 पे भी नहीं और 181 पे भी नहीं। कहाँ जाएगा इस देश का मजदूर जिसकी संख्या 95% है, जो असंगठित माना जाता है? वो कल हम संगठित करके खड़े कर सकते हैं, जैसे गन्ना मजदूरों को खड़ा किया और 33 करोड़ रुपया गुजरात में दिलवाया, लेकिन आज इनके लिए कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है। ये देखकर हम लोग हैरान हो गए। हमारे संगठनों का और सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी रोल क्या है?
अगर अभी तक राहत दिलवाते रहे तो राहत के बाद का दौर क्या है? क्या हम लोगों ने हाईवे पर खड़े रहकर ट्रकों को रोकना नहीं चाहिए था? हम लोगों ने प्रतीकात्मक उपवास तो किए 10 अप्रैल को, सैकड़ों की हजारों ने किए देश भर। उसके बाद 1 मई को खास करके महाराष्ट्र में किए, अन्य जगह भी किए, लेकिन उससे नहीं बनी बात। उसी समय हम लोगों ने अब डिजिटलाइजेशन के वेबिनार से ऐलान किया था कि हम जिले में एक कार्यकर्ता बैठे उपवास पर वो भी नहीं हुआ। तो आखिर हमने तय किया हम यहाँ बैठ जाए। हम बैठने से इस आगरा रोड पर, मतलब मुंबई से आगरा तक चलने वाले लोग जिनके पाँव में छाले थे, जिनका वेतन खत्म हो गया था और जिनके हाथ में जो सामान था उसके साथ साथ बच्चे भी थे, ऐसे लोग, उनकी संख्या कम से कम हुई। क्या शुरू हुआ? एक बाजू भयाकांत में बड़े बड़े लोग भी लॉकडाउन करके बैठे हुए हैं, सिकुड़ कर। आंदोलनों का अवकाश, अभिव्यक्ति का अवकाश सिकुड़ गया है। मीडिया के 2 तट हो गए, लेकिन हम किसी तट के नहीं हैं, किसी गुटबाजी में नहीं है, किसी दलीय राजनीति के खेल का ये समय नहीं। जिला जिला में समन्वय नहीं हमने देखा, राज्य राज्य में समन्वय नहीं हमने देखा, सामाजिक कार्यकर्ता संगठनों को एक साथ लेकर प्लानिंग नहीं है, ये हमने देखा। तो आखिर हमारी जितनी ताकत है वो लगाकर हमने तय किया यहाँ बैठना। हम क्या देखते रहे? हम देखते रहे कि एक एक आदेश आ रहे हैं, लेकिन उसका पालन कई दिनों तक नहीं हुआ। 26 अप्रैल को कितने आदेश आए मध्य प्रदेश सरकार के, एक ही दिन में 3, जिस पर क्रमांक भी नहीं था। लेकिन उन आदेशों का पालन करते तो परिवहन व्यवस्था लगा देते, कम से कम राज्य के एक जिले से दूसरे जिले तक, कम से कम अपने राज्य के एक बॉर्डर से दूसरे राज्य के बॉर्डर तक। लेकिन वो भी नहीं हुआ। कितने चिंतित होते गए लोग। मैं आपको कहूँ, कई निर्णय गलत हुए। राशन व्यवस्था इस देश में आधी अधूरी से भी कम है। 5 किलो एक मजदूर को महीने का देना, वही 5 किलो चावल में, गेहूं के आटे पे हमारे परिवार जी सकते हैं? नहीं। 5 किलो अनाज 8 दिन का होता है, 1 महीने का उपलब्ध करना चाहिए था कम से कम लॉकडाउन में। 20 रुपया किलो से अनाज खरीदते हैं। 20 साल पहले किसी मिल में सेंचुरी जैसे काम करने आए हुए लोगों को भी रेशन कार्ड नहीं। तो ये मजदूर जो वर्ष के 6 महीने वहां बिताते हैं, उनको विशेष 6 महीने का कार्ड देने का निर्णय हो चुका है। अन्न सुरक्षा अभियान का धन्यवाद देते हैं, लेकिन उसका पालन कहीं नहीं होता हुआ हमने देखा। तो हमारे बंबई के अंबुजवाड़ी जैसे 10,000 परिवारों की बस्ती में एक 8 बाय 8 के कमरे में रहने वाले 10-10 लोग, उल्लासनगर नंबर 5 में बैटरी और एसी कंडीशनर पर काम करने वाले लोग, 8 बाय 10 के कमरे में 10 लोग, ये वहीं डटे रहे। उनको राशन नहीं मिला। राशन मिला तो केवल गेहूं या चावल। तो क्या तेल मिर्ची के बिना कोई पका सकते हैं? राहत देने का काम सामाजिक संस्था और समाजकारी कार्यकर्ताओं को क्यों करना पड़े इस देश में, जब एफसीआई के गोडाउन्स भरे रहते हैं? चूहे 10% अनाज खा जाते हैं। उन गोडाउन्स को खुला करना केवल सामाजिक संस्थाओं के लिए क्या? हमने 2.5 टन गेहूं खरीदा, चावल खरीदा, बांट दिया, पर वो क्या पुरता है? बहुत सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जो काम किया उसके बिना ये लोग जिंदा नहीं रह सकते थे। लेकिन कोरोना डाउन, लॉकडाउन के भयाकांत में ये लोग कैसे वैसे जिए। कुछ मालिक, कुछ ठेकेदार ठीक भी निकले, पर बहुतांश ने वो भोजन का काम नहीं किया, वेतन काट लिया। अब आप समझिए कि इन श्रमिकों के प्रति कौन सा कानून बना हुआ है देश में।
1979 से स्थलांतरित मजदूर कानून है। किसी भी शहर में कोई भी ठेकेदार या मालिक किसी भी राज्य से आए हुए अंतर्राज्य स्थलांतरित मजदूर को तब तक काम में नहीं रख सकता जब तक वो रजिस्ट्रेशन करके श्रमायुक्त कार्यालय में उनकी पूरी नोंद नहीं करता। लेकिन ये हुआ नहीं। हमने एक बार मुंबई के लेबर कमिश्नर को 1 मई को घेरा था, तो कुछ सालों पहले उनका जवाब था, मुंबई में 3 ठेकेदारों ने हमारे पास नोंद की है। क्या मुंबई में स्थलांतरित मजदूरों को काम में लगाने वाले ठेकेदार मालिक 3 हैं? हजारों है। तो ये कानून का उल्लंघन चलता रहा है और इसी कारण आज कोई कानूनी दायरा उनका नहीं रहा है। मैं आपको आगे की बात बताने वाली हूँ श्रम कानूनों की। हिलना नहीं भैया। इस डिजिटलाइजेशन के हमारे कार्यकर्ता भी आदी नहीं है, कैसे वैसे हम कर रहे हैं आप सब तक संपर्क करने के लिए, संवाद करने के लिए। पर मैं बोल रही हूँ कि ये सब बातें हुई श्रमिकों के साथ जो बेहद अन्यायी नहीं। इसमें दलित है, आदिवासी भी है, अल्पसंख्यक भी है, बहुजन समाज के भूमिहीन है, तो उनके साथ अत्याचार है। अत्याचार विरोधी कानून के दोषी ये सभी सरकारें हैं। सभी सरकारों की बात कर रही हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र की संवादशील सरकार होते हुए भी न केवल हमें जवाब नहीं मिला, श्रमिकों को जवाब नहीं मिला। उनकी रेलवे चालू करने की मांग को मोदी जी क्या सुनते हैं? वो कान बंद करके अपने आदेश देते रहते हैं और कानून बदलते रहते हैं। तो रेलवे के लिए जिन्होंने अपना फॉर्म डाला, कुछ मजदूर ऑनलाइन के माहिर है, तो भी उनका क्या हुआ? वो ट्रेन चली ही नहीं। 10 दिन 15 दिन जवाब नहीं मिला। और कर्नाटक के बॉर्डर पर जो हकीकत हुई आप सब जान चुके होंगे। आज तक बिल्डर्स ने रुकवाया। ये साजिश भी चली है। ये जहाँ मजदूरी करने जाते हैं वहाँ के किसान अगले दौर के लिए, मजदूरी के अगले सीजन के लिए उनको कहीं रोकना चाहते हैं। ये उदाहरण भी है गुजरात के सौराष्ट्र का। वहाँ कुछ बहुत भले किसान मिले, दशरथ भाई जैसे। बाकी अमरेली, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट, पोरबंदर, द्वारका, सभी में खुद संपर्क कर के मैं थक गई हूँ। आखिर हमारे कार्यकर्ताओं पर सोपा नंदुरबार के, उन्होंने भी कुछ किया है, पर इन जिलों में आज भी लोग हैं वहीं। इनका अनाज खत्म हुआ है। दुकानदार हमारा बैंक बैलेंस में पैसा डालें, उनके अकाउंट में ये भी मंजूर नहीं कर रहे। भय का आकांत है। नर्मदा नवनिर्माण अभियान, घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन, जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के अनुभव को मैं थोड़े में रख रही हूँ, लेकिन इसमें क्या हमारी कमजोरी साबित हो रही है कि व्यवस्था की खामी। अगर व्यवस्था को हिलाए नहीं तो हो नहीं सकता है कोई कार्य आगे सही अर्थ से अमल में लाना। आदेश बहुत हो सकते हैं, लेकिन अमल में लाना चाहिए। साथियों, इस लॉकडाउन के दौरान देश ने बहुत कुछ भुगता है, केवल श्रमिकों ने ही नहीं। ये भुगता है कि 68,000 करोड़ रुपए